हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वीडियोस में ग्लाइकोलिसिस के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होता NADH प्लस H प्लस और FADH2 का जो फॉर्मेशन हुआ था वो उनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और वो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। और फॉस्फोरिलेशन का मतलब यहाँ पर ATP जनरेट होगी। ठीक है, यानी जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा और उनके ऑक्सीडेशन से क्या जनरेट होगी, ATP जनरेट होगी। ठीक है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बने थे वो देखते हैं वो पहले कितने बने थे। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH प्लस H प्लस बने थे, NADH प्लस H प्लस, वहाँ पर 2 बने थे। और क्रेब्स साइकिल की बात करें, क्रेब्स साइकिल की बात करें तो उसमें कितने NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हुआ है क्रेब्स साइकिल में 8। ठीक है, और FADH2 कितने बने थे, 2 FADH2 बने थे। तो ये जो टोटल यहाँ पर NADH प्लस ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बन रहे हैं, NADH प्लस H प्लस और FADH2, उनका ऑक्सीडेशन होगा और उनके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ATP बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है इनका, जैसे NADH प्लस H प्लस का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इनसे क्या बनता है, NAD प्लस प्लस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिफरेंट कैरियर्स से मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कैरियर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, इसमें जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्या है, फोल्ड्स क्रिस्टी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये जो क्रिस्टी होते हैं वहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है NADH प्लस H प्लस और इसके अलावा FADH2, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, FAD प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो यहाँ पर 2H प्लस और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन डिफरेंट कैरियर्स से मूव करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो इस तरह से जब मूव करेंगे तो ये जो 2H प्लस हैं वो किधर जाएंगे, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इस जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है उसमें जो 2H प्लस आयंस हैं, ठीक है, जो 2H प्लस आयंस हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो इसमें बहुत सारे इस तरह से 2H प्लस और 2H प्लस इस तरह से हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जो H प्लस आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इन कैरियर्स से आगे या कॉम्प्लेक्सेस से आगे मूव करेंगे और मूव करके जो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जो ऑक्सीजन है उससे बाइंड करेंगे और ऑक्सीजन से बाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाइंड करेंगे और 2H+ से बाइंड करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके साथ बाइंड करेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स में, हाफ O2 के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरह से H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से गुजरते हैं तो ये 2H+ किस में आ जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है इन 2H+ आयंस की वजह से, ठीक है। तो ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ किसको बनाने के लिए करेंगे, यहाँ पर ATP फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इन H+ आयन से जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है उनसे हम ATP बनाएंगे। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे बनता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसका डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नीचे की साइड क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ऊपर क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के ऊपर क्या होता है, जो इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और 4, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें एम्बेडेड यानी दसे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसमें जो ऑक्सीजोम है वो भी दसा होता है इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको कि हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं या ATP सिंथेज, यानी ये ATP सिंथेज की तरह काम करता है, जो कि ATP प्रोडक्शन में काम आता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो करते क्या हैं यहाँ पर। अब जो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चल रहा होता है उसमें NADPH + H+ और FADH2 प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब वो जो प्रोड्यूस होते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम, उनका आगे क्या होता है इसमें देखते हैं। तो जो NADH + H+ प्रोड्यूस हुआ है क्रेब्स साइकिल में, उसका क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ + 2H+, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इन हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को। आयरन सल्फर प्रोटीन इन हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र कर देगा, यूबिक्विनोन को, ठीक है। अब जो यूबिक्विनोन है इन हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करती है FeS से और किस में कन्वर्ट हो जाती है, UqS2 में, ठीक है। यानी UqS2 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यूबिक्विनोल, ठीक है, यूबिक्विनोल बोलेंगे, जो कि यूबिक्विनोन की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। अब ये जो यूबिक्विनोन UqS2 बना है वो अपने जो हाइड्रोजन आयंस है वो कहाँ पर रिलीज़ कर देगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये जो 2H+ आयंस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर, FeS को, और ये UqS2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी वापस, UQ में, यूबिक्विनोन में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है इस प्रोसेस में, यहाँ पर जो इस समय क्या होता है, मैट्रिक्स से 3 हाइड्रोजन आयंस
कहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस समय जब UqS2 UQ में कन्वर्ट होती है तो उस समय दो जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FeS को दे दिए जाते हैं। FeS इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेगा? साइटोक्रोम C1 को, ठीक है। साइटोक्रोम C1 इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करता है? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C यहाँ पर क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो साइटोक्रोम C होता है वो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मूवेबल होता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। इसी तरह से जो UqS2 है वो भी मूव करता है, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यूबिक्विनोन, ठीक है। यूबिक्विनोन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि मेम्ब्रेन में मूव करता है। ये कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉम्प्लेक्स 3 को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किसको ट्रांसफ़र कर देगा? ये यहाँ पर ये मूव कर गया साइटोक्रोम C, ठीक है, और मूव करके किसको ट्रांसफ़र कर देगा? कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफ़र कर देगा। कॉम्प्लेक्स 4 में जो कॉपर आयंस हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर आयंस साइटोक्रोम A को ट्रांसफ़र कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और साइटोक्रोम B तक आ जाएंगे। और साइटोक्रोम B इन इलेक्ट्रॉन्स को किस में ट्रांसफ़र कर देगा? मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन के आयंस किस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैट्रिक्स में आए हैं वो किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं उसके साथ भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करेंगे? H2O का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो NADH का ऑक्सीडेशन होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र करते हैं? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। और जो FeDH2 को ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से कॉम्प्लेक्स करते हैं? कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो मैट्रिक्स से किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन आयंस की वजह से, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डेवलप हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। तो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पर जनरेट हुआ है उसकी वजह से अब क्या होगा? यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो यहाँ पर जो ऑक्सीजोम है उससे, ऑक्सीजोम है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं F0 और F1। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं जिससे कि यहाँ पर ATP का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर 3H+ जब इस F10 से जो कि चैनल है ऑक्सीजोम का हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 3H+ है वो F0 से F1 होते हुए किस में आ जाते हैं? मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं तो जो ऑक्सीजोम है वो एंजाइम की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स का, ठीक है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स का यूज़ अब किस में करेंगे?
एटीपी सिंथेसिस में। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कौन जोड़ देगा अब? प्रोटॉन मोटिव फोर्स का यूज़ करके ऑक्सीजोम, ठीक है, ऑक्सीजोम प्रोटॉन मोटिव फोर्स का यूज़ करके एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर किस में कन्वर्ट कर देगा? एटीपी में। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 3 हाइड्रोजन आयंस जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं तो एक एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 हाइड्रोजन आयंस कितनी एटीपी का जनरेशन करेंगे? एक एटीपी का, ठीक है, यहाँ पर एक एटीपी का जनरेशन होगा। अब NADH से कितने हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। 3 हाइड्रोजन Ca और 2, तो 5 और 5 + 2 कितने हो गए? 7, 7 + 2 कितने हो गए? 9, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितने हाइड्रोजन आयंस हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? 9 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। तो 9 हाइड्रोजन आयंस कितने एटीपी का जनरेशन करेंगे? 3 एटीपी का जनरेशन करेंगे, ठीक है। तो एक जो NADH + H+ का मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटीपी जनरेट करता है? 3 एटीपी जनरेट करता है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है वो FADH2 का यूज़ करके कितनी एटीपी जनरेट करता है और कितने उससे हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र होते हैं। अब FADH2 से कितने हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र होते हैं और कितनी एटीपी का जनरेशन होता है वो देखते हैं हम। तो जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें सक्सिनेट से क्या बनता है? फ्यूमरेट बनता है। ये किस में प्रोसेस होती है? क्रेब्स साइकिल में। और इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सेकेंड का इंटीग्रल पार्ट होता है। अब जो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो उससे 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे? अब FAD को, ठीक है। तो ये FAD को ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब FADH2 वापस जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज़ करता है तो ये जो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन को, ठीक है। यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये इन हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र करेगी? यूबिक्विनोन को, ठीक है। यहाँ पर ये यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो वापस वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो कि NADH के लिए होती है। तो ये यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? UQS2 में, और UQS2 वापस यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे 2 हाइड्रोजन आयंस किस में रिलीज़ हो जाएंगे? मैट्रिक्स में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। तो जब हम पूरी प्रोसेस को देखते हैं आगे, वही सेम प्रोसेस है जो कि NADH के लिए होती है यहाँ पर। तो कितने हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज़ हो रहे हैं? 2 + 2 + 2, तो 6 हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। अब जो FADH2 है वो कितनी एटीपी जनरेट करता है? एक FADH2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर वो कितने हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफ़र कर रहा है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? 6, ठीक है। 6 हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जो 6 हाइड्रोजन आयंस होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये FADH2 की बात हो रही है। FADH2 ये 6 हाइड्रोजन आयंस ट्रांसफ़र करता है। 6 हाइड्रोजन आयंस कितने एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे? 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब एक NADH और एक FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब अपने इलेक्ट्रॉन्स रन करवाते हैं
तो उससे कितनी ATP का जनरेशन होता है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 ATP। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ATP का जनरेशन हो रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में ये ध्यान रखना है जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 है, और जो ऑक्सीजोम है ये सारे किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन का भी वर्क करते हैं और रिडक्शन का भी वर्क करते हैं। ठीक है, यानी इनमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होते हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, एक साथ। अब ETS में टोटल कितनी ATP जनरेट होती है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर अब जब हम ATP कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट ATP कितनी प्रोड्यूस होती है 4, और ग्लाइकोलिसिस में जो डायरेक्ट ATP कंज्यूम होती है वो कितनी होती है 2 ATP कंज्यूम होती है। ठीक है, और लिंक रिएक्शन में 0 ATP प्रोड्यूस होती है डायरेक्ट, और 0 ATP ही कंज्यूम होती है। और क्रेब्स साइकिल में कितनी ATP प्रोड्यूस होती है 2 ATP प्रोड्यूस होती है, 2 ATP प्रोड्यूस होती है, और ATP कंज्यूम कितनी होती है 0। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी डायरेक्ट जो ATP जनरेशन होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट ATP जनरेशन। तो कैसे लिखेंगे इसको, ATP प्रोड्यूस्ड माइनस ATP कंज्यूम्ड। तो ATP कितने प्रोड्यूस हो रही है टोटल, एक रेस्पिरेशन में 6, और कितनी ATP कंज्यूम हो रही है टोटल 2। ठीक है, पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो कितनी ATP प्रोड्यूस हो रही है डायरेक्टली 4 ATPs यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं NADH + H+ और FADH2 से कितनी ATP प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो जब 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो उस समय कितने NADH + H+ प्रोड्यूस होते हैं 2 NADH + H+ प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बने हैं, तो एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा तो उससे कितने NADH + H+ बनेंगे 4 NADH + H+ बनेंगे इससे। तो 2 पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 NADH + H+। ठीक है, यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा जो NADH हैं वो लिंक रिएक्शन के भी यहाँ पर ऐड करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, या इसमें जो 8 NADH है उसमें लिंक रिएक्शन के 2 NADH भी आ गए यहाँ पर, उसको हम क्रेब्स साइकिल में ही इंक्लूड कर रहे हैं। और FADH2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, एक पायरुविक एसिड से 1 FADH2 प्रोड्यूस होगा, और 2 पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे तो कितने FADH2 प्रोड्यूस होंगे 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल NADH + H+ की बात करते हैं कि एक रेस्पिरेशन में कितने NADH + H+ बनते हैं। तो टोटल NADH + H+ तो कितने हो गए हमारे पास 2 तो यहाँ पर हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, और 8 क्रेब्स साइकिल में जनरेट हो रहे हैं। 2 NADH + H+ और 8 NADH + H+। तो टोटल कितने हो गए 10 NADH + H+। ठीक है, तो 10 NADH + H+ पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब जो एक NADH + H+ होता है उसे कितनी ATP प्रोड्यूस होती है 3 ATP
प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 10 NADH प्लस H प्लस कितनी ATP प्रोड्यूस करेंगे? 3 × 10, ठीक है। तो कितनी ATP प्रोड्यूस करेंगे? 30 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी NADH प्लस H प्लस से प्रोड्यूस्ड ATP की बात। अब FADH2 की बात करते हैं। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? FADH2 कितने हैं टोटल? 2। टोटल FADH2 कितने हैं? 2 FADH2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक जो FADH2 होगा वो कितनी ATP जनरेट करता है? 2 ATP जनरेट करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो 2 FADH2 कितनी ATP प्रोड्यूस करेंगे? 2 × 2 = 4 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेस्पिरेशन में FADH2 से जनरेट ATP की बात, ठीक है। अब हम टोटल जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यानी एक ग्लूकोज से पूरी रेस्पिरेशन में कितने ATP प्रोड्यूस होती है उसकी बात करते हैं। तो टोटल ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारे पास? 4 ATP तो यहाँ पर डायरेक्टली जनरेट हो रही है, ठीक है। तो 4 ATP और NADH से कितनी ATP जनरेट हो रही है? 30 ATP। और FADH2 से 4 ATP जनरेट हो रही है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है? 38 ATP जनरेट होती है, ठीक है। तो जो पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें 38 ATP जनरेट होती है। यहाँ पर 36 भी हो सकती है, 36 ATP भी जनरेट हो सकती है। उसका कॉन्सेप्ट हम अगला जो वीडियो होगा इसके बाद का उसमें देखेंगे कि 36 ATP कब जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिख लेते हैं हम। NADH कितने ग्लाइकोलिसिस में 2 है यहाँ पर, और लिंक रिएक्शन में भी 2 है, क्रेब्स साइकिल में कितने हैं? 6, ठीक है। और FADH2 यहाँ पर कितने हैं? 0। यहाँ पर भी 0 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 2, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में 2 हैं। तो ये तो हो गए हमारे 10 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने 10 NADH ये हो गए हमारे, और 2 FADH2 ये हो गए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।